मैं बात कर रहा हूँ सन 2003 की, जब पहली बार पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये ईयर बुक चर्चे में आई। उस समय ये किताब हाईलाइटेड हुई थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं पीजी में था और एक फिल्म लगी थी साथिया, वो मैं पिक्चर देखने गया था सिनेमा हॉल से। जब मैं बाहर निकला तो मेरे सीनियर ये खरीद रहे थे, तो मैंने सर से पूछा, सर ये किताब क्यों खरीदे हैं? तो उन्होंने एक बात कही, अबे आईएएस में 12 सवाल पूछे हैं, साले का रट जाएंगे। सिविल सर्विसेज के पीटी मेंस और इंटरव्यू में इस ईयर बुक की क्या उपयोगिता है? 9 टॉपिक, 32 चैप्टर, 874 पेज और हर पेज पर आपको फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट, एनालिसिस। पहला चैप्टर है लैंड और पीपल, मतलब इस देश की भूमि और भूमि पर पढ़ने वाले लोग कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, और किसी देश के लिए वहां की जमीन और लोगों की क्या उपयोगिता है। कहिए भारत सरकार की पूरी विकासात्मक दस्तावेज और प्रशासकीय नीति का ये जीता जागता उदाहरण भी है। हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आज की वार्ता में। और आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेज करके बोला कि सर इंडिया ईयर बुक की बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और एक कॉम्पिटिटिव के लिए इस ईयर बुक की क्या यूटिलिटी है, प्रासंगिकता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ सन 2003 की, जब पहली बार पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये ईयर बुक चर्चे में आई थी। उस समय हम पीजी के स्टूडेंट्स थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो लगातार चर्चे में आई कि इंडिया ईयर बुक नामक कोई किताब होती भी है भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय से। 14 क्वेश्चन आए, दिमाग सबका हिल गया और उसी के समय से इंडिया ईयर बुक हर कॉम्पिटिटर्स की एक पसंदीदा पुस्तकों में आ गई। आज इसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि एक कॉम्पिटिटर्स को ये इंडिया ईयर बुक क्यों पढ़नी चाहिए, पहली बात। दूसरा, सिविल सर्विसेज के पीटी मेंस और इंटरव्यू में इस ईयर बुक की क्या उपयोगिता है या क्या प्रासंगिकता है। तीसरा, एसए के लेवल पर, इंटरव्यू के लेवल पर या स्टेट पीसीएस के लेवल पर या कोई भी चीजें जहां पर आपके गवर्नमेंट के ऑथेंटिक और इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उस दृष्टि से इस पुस्तक की या उस बुक की क्या यूटिलिटी है। तो आप ये जान लीजिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय की यह पुस्तक है। एक तरीके से यह भारत सरकार का दस्तावेज है, पहली बात। दूसरा, आप जितने भी नोट्स पढ़ते हैं, जितने भी करंट्स की मैगजीन आती हैं, सब में जो डाटा का प्रयोग होता है वो इसी किताब से होता है। 9 टॉपिक हैं, 32 चैप्टर हैं और 874 पेज हैं। ध्यान रखिएगा, 9 टॉपिक, 32 चैप्टर, 874 पेज और हर पेज पर आपको फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट, एनालिसिस, सारी चीजें दी गई हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला चैप्टर मुझे तो याद है एकदम पढ़ते पढ़ते, पहला चैप्टर है लैंड और पीपल, मतलब इस देश की भूमि और भूमि पर पढ़ने वाले लोग कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं और किसी देश के लिए वहाँ की जमीन और लोगों की क्या उपयोगिता है। आप जब इकोनॉमी के पेपर को देखते हैं ना, कि देश के संसाधन क्या हैं और लोग कैसे देश के संसाधन हैं और क्या देश की प्रगति में इनकी कहीं कोई भूमिका है, इस टाइप के प्रश्न जो आईएएस में आ रहे हैं ना, उनका उत्तर ट्रेडिशनल बुक में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? ईयर बुक में। और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की किताब है। इसमें साइंस भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें आपका इकोनॉमी भी है, इसमें आपका सोशल इशू भी है, इसमें आपका सोशल जस्टिस भी है, इसमें आपका कल्चर भी है, इसमें आपके ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रूप में एनर्जी की जो बातें होती है वो भी इसमें मेंशन है। कुल मिला के कहिए भारत सरकार की पूरी विकासात्मक दस्तावेज और प्रशासकीय नीति का ये जीता जागता उदाहरण भी है। पहला चैप्टर तो हो गया। दूसरा जो चैप्टर है वो इकोनॉमी, लेबर, फाइनेंशियल अप्रोच के ऊपर है। मतलब आपकी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या विकासशील है या विकसित है, आपके देश के इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या योगदान है, उसी तरह इंडस्ट्री का, उसी तरह सर्विस सेक्टर का क्या क्या है। ठीक उसी तरह लेबर, 80% लोग भारत के लेबर की श्रेणी में है। कोई व्हाइट कॉलर जॉब में है, कोई ब्लू कॉलर जॉब में है, कोई ऑरेंज कॉलर जॉब में है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह आपके देश के पूरे पैसे का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल अप्रोच किस तरह काम कर रहा है, इसमें आपको मिलेगा। और आज 2024 चल रहा है, सॉरी 2025 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24 ही है। उस तक अब तक भारत सरकार की उपलब्धि क्या रही है वो इसी किताब में मिलेगा। इसी किताब के डाटा, फैक्ट, फिगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में आपको मिलेंगे, यहीं से उठाए जाते हैं। तीसरा है मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में हम भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स में गांव का एक किसान भी है, ह्यूमन रिसोर्स में आईआईटी से पढ़े हुए लोग भी हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स कौन है, क्या भविष्य के विकसित भारत में ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होने वाला है, किस तरह होगा, यहाँ है। क्या ब्लूप्रिंट है भारत सरकार का अगले 30 सालों तक विकसित भारत के प्रतिरूप को निर्धारित करने में, वो यहाँ मिलेगा। डाटा, फैक्ट, फिगर। अगला है आपका फार्मर्स, मेरा देश मेरा अभिमान, हमारा किसान हमारा अभिमान। किसान कौन है? देश के 70% लोग जो काम काज कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, दे आर ऑल फार्मर्स। फार्मर का मतलब सिर्फ खेत जोतने वाले, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, स्वर्गीय मनोज कुमार की फिल्म उपकार का ये गाना, सिर्फ वही किसान नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण और कृषि गतिविधियों से जुड़ा है वो किसान की श्रेणी में। तो किसान एग्रीकल्चर से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से या कंज्यूमर सेक्टर से कैसे जुड़ा है, ये अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, या एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में डाटा क्या है,
सरकार की योजना कहाँ है और इस योजना की उपलब्धि क्या है, सब चीज़ें यहाँ से मिली। अब यहाँ से ये कॉपी होगी विजन में, बाजीराव एंड रवि में, पीडब्ल्यू में, इकोनॉमी के किसी किताब में। हम जैसे टीचर भी यहीं से पॉइंट आउट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अगला चैप्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रेन भी है, हवाई जहाज भी है, समुद्री परिवहन भी है, मेट्रो भी है और भी कई तरह। क्या प्रॉब्लम है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बना रही है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सब मिलेगा। कितने प्रोजेक्ट हैं, कितना पैसा लग चुका है, कितना रोड बन चुका है, कितना अचीवमेंट हो चुका है, कितना प्रॉब्लम आ रहा है और सॉल्यूशन में क्या, यहाँ मिलेगा। इसके बाद है एनर्जी रिसोर्स, एवरीबडी नोन अबाउट इट। एक जमीन के नीचे वाली एनर्जी जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एनर्जी, और एक जिसको हम बनाते हैं इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी के रिसोर्स का क्या है, सौर ऊर्जा के बारे में सरकार क्या कर रही है, परमाणु ऊर्जा के बारे में क्या कर रही है, हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में क्या कर रही है। ये जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पॉलिसी पढ़ते हैं यहीं से सारा जगह कॉपी होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, नोट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, संचार। 5G का जमाना आ गया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, तो संचार क्रांति कैसे आगे बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है, उसका डाटा आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद आपका जो कल्चरल सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, स्पोर्ट्स का है, तो तीन एक साथ है। अब देखिए साइंस, कल्चर और स्पोर्ट, तीन को एक साथ पढ़ने का क्या तुक नजर आ रहा है। साइंस GS4 है, कल्चर GS1 है और स्पोर्ट्स GK में आता है, बट यहाँ पर तीनों दिया गया है। अब आपके समझ में आएगा कि IAS के एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में कैसे आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। और अंतिम चैप्टर है फेडरल स्ट्रक्चर और नेशनल इवेंट, मतलब केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे हैं, किस प्रकार बदल रहे हैं, किस प्रकार बन रहे हैं, क्या क्या है, किस तरह है। तो कहने का मतलब है, बात चाहे पॉलिटी की हो, बात चाहे हिस्ट्री की हो, बात चाहे इकोनॉमी की हो, बात चाहे सोशल जस्टिस की हो, बात चाहे सोसाइटी की हो, बात चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट की हो, या GS के सब सेक्शन की हो, अभी करंट की कंडीशन क्या है उसका इंफॉर्मेशन सिर्फ यही किताब देती है। इसलिए इस किताब का उपयोगिता या प्रासंगिकता GS के सब सेगमेंट में है। पहली बात, बच्चे थोड़े गुमराह हो जाते हैं, थोड़ी मोटी जरूर है, थोड़ा बोझिल भी है, थोड़ा पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा। 2003 डेट याद रखिएगा, उस समय ये किताब हाईलाइटेड हुई थी। मुझे आज भी याद है जब मैं PG में था और एक फिल्म लगी थी साथिया, वो मैं पिक्चर देखने गया था सिनेमा हॉल से। जब मैं बाहर निकला तो मेरे सीनियर ये खरीद रहे थे, तो मैंने सर से पूछा, सर ये किताब क्यों खरीदे हैं? तो उन्होंने एक बात कही, अबे IAS में 12 सवाल फंसे हैं, साले का रट जाएंगे। आज तक वो डायलॉग मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, और उस साल से आज तक हर साल जो नया आता है पढ़ना पड़ता है। इंडिया ईयर बुक हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, भारत सरकार का दस्तावेज है। और सबसे बड़ी बात, इसी के सारे इंफॉर्मेशन को सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचर्स, बुक राइटर्स यूटिलाइज करते हैं। आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, आप सीधे सरकार के मंत्रालय की रिपोर्ट से डाटा ले लेते हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले इसी किताब पर आश्रित होते थे। अब सोशल मीडिया पर खोजिए, भटकिए, या पूरी पॉलिसी यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाती। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने तकिए के जगह पर इस किताब को जरूर रखिए, कम से कम एनर्जी तो निकलेगी, कुछ तो समझ में आएगा। और ये किताब आपको इसीलिए पढ़नी पड़ेगी। जैसे योजना होती है, जैसे कुरुक्षेत्र होती है ना, उसी तरह ये इंडिया ईयर बुक है, और हर सेक्टर में इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। अब दूसरी बात आती है कि इस किताब को पढ़ें कैसे। तो पहले आप इस किताब को लीजिए, अंडरलाइन करिए, 4 दिन में एक चैप्टर पढ़िए, और 2 महीनों में धीरे धीरे इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। फिर GS से टैली करिए कि GS1, GS2, GS3, GS4 से ये टॉपिक कैसे जुड़ा है। फिर PT में इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, मेंस में इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, ये डिसाइड करिए। नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो हम अपने एक अगले वीडियो में फिर आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये किताब आपको पढ़ना जरूरी है। याद रखिएगा, 9 टॉपिक, 32 चैप्टर और 874 पेज। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत। वर्तमान में भारत सरकार की बजटीय नीति क्या है, कौन कौन सी योजनाएं नई आई हैं, पुरानी योजनाओं का क्या हुआ है, पुरानी योजनाओं की उपलब्धियां क्या हैं। हालांकि आपने और जगह भी पढ़ा होगा, लेकिन ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। 1 साल तक ये किताब रिलेवेंट रहेगी। अगले साल हो सकता है बजट आ जाए तो 2-4 डाटा चेंज हो जाएंगे, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैंने कई बार किताबों का जब रिव्यू किया, नई नई किताबें बताई, तो मैंने इंडिया ईयर बुक के बारे में बताना मैं भूल गया। कारण क्योंकि जब आती है तभी मैंने कहा कि इसको मैं अलग से इसके ऊपर 10 मिनट बात करूंगा। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, इंडिया ईयर बुक की यूटिलिटी या उपयोगिता या प्रासंगिकता आपके लिए क्या है। हाँ, इसी तरह अगर आप UP PCS दे रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट की भी ईयर बुक आती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मेरे UP PCS के मेंस की क्लास में अगर आपने देखा होगा तो हर प्रश्न को एक्सप्लेन करते वक्त मैं ईयर बुक सामने रखता हूँ। कितने इनकाउंटर हुए यूपी गवर्नमेंट में, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों के ऊपर FIR हुआ,
कितनी महिलाएं पुलिस भर्ती की गई, कितने पुरुष किए गए, कितने मुकदमों को बट्टे खाते में डाला गया वगैरह वगैरह, ये सारे डाटा यूपी की ईयरबुक में मिल जाएंगे। उसी तरह नेशनल लेवल पर क्या चल रहा है वो यहाँ मिलेंगे। जैसे अपने होम मिनिस्टर ने कहा है कि अगले रामनवमी तक इस देश में जितने भी लाल कॉरिडोर है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब कभी देश के 7 जिले में 7 राज्य 220 जिलों में नक्सलवाद था, आज वो सिर्फ एक स्टेट तक रह गया है, अगले साल वो भी खत्म हो जाएगा। ये डाटा कहाँ से आया? तो जो सरकार कर रही है, जो सरकार कर चुकी है, जो सरकार को करना है, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस बुक। इसलिए आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो चलाना है आपको।